Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are on unit number 7, but we will not discuss this unit. We are going to discuss bookwork of this unit. Let's move to page number 92. Okay, here is our first exercise of bookwork. Put the verb into the correct tense form. Students, for attempting this question, you should have a good command on tenses. Basically, it means that you should know helping verb and form of verbs of all tenses. चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का एक और बेस्ट वे ये है कि आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखें, ठीक है, और फिर आपको जिस टेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल सेंटेंस लग रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करें. चलिए, जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं, वी कैन गो आउट नाउ, हम बाहर जा सकते हैं. इट डैश नॉट रेन एनी मोर, हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही है, ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब्स, अभी मैंने कहा कि कमांड, अच्छी कमांड होनी चाहिए आपको टेंसेस पर. तो हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ आपको उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी पता होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इज नॉट रेनिंग. इज नॉट रेनिंग. नेक्स्ट, अली डैश फॉर मी, ब्रैकेट में वर्ड वेट है. अली डैश फॉर मी व्हेन आई डैश, अली व्हेन आई अराइव्ड. अच्छा, जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखें तो ये कैसे होगा कि अली मेरा वेट कर रहा था जब मैं वहाँ पहुँचा. अली वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड. अली वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड. अभी मैंने आप लोगों को कहा स्टूडेंट्स के इसको बेस्ट वे करने का यही होता है कि आप सेंटेंस को उर्दू में चेंज करें और फिर आपको इजीली, बहुत इजीली पता चल सकता है और फिर उसमें कोई मिस्टेक का भी चांस नहीं होता. थर्ड है, आई गेट हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट. अब ये क्या होगा कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो हम बाहर कहीं चलते हैं और हम कुछ खा लेते हैं. तो अब ये देखें, ये आपको सेंटेंस से ही पता चल रहा है. अगर हम चलें, इसका पहला पोर्शन तो अभी हमारे पास ब्लैंक है, उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर हम अगला पोर्शन देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है. हमने इसमें प्रेजेंट का कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इसकी चेंज करनी है क्योंकि रिमेनिंग सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट में है. आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम getting hungry. Okay, next is, what dash in your spare time, have you got any hobbies. अगेन हैव यू से पता चल गया आपको कि आपने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस लगाना है. पास्ट या फ्यूचर का कोई आपने हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. पास्ट या फ्यूचर की तरफ नहीं जाना. आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हैं. हैव यू गॉट एनी हॉबीज़, आपके पास आपकी कोई हॉबीज़ हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम. व्हाट डू यू डू. ओके, नेक्स्ट इज, माई ब्रदर यूजली डैश फोन मी ऑन फ्राइडे. अच्छा, बट ही डैश नॉट फोन मी लास्ट फ्राइडे. अब अगर हम बगैर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाए और फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए इस सेंटेंस को चेंज करें उर्दू में, तो ये क्या होगा, ट्रांसलेट करें. मेरा भाई मुझे नॉर्मली यूजली अक्सर फ़ोन करता है फ्राइडे को, लेकिन लास्ट फ्राइडे को उसने मुझे फ़ोन नहीं किया. अच्छा, एक तो लास्ट फ्राइडे आ गया. जब भी किसी सेंटेंस को चेंज करना हो, आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी हो, तो आपने स्टूडेंट्स देखना है कि बहुत पुरानी, अब यहाँ पे देखें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट का आपने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है.
तो बहुत अगर पुराना कोई काम हो चुका हो, इवेंट हो चुका हो, तो वहाँ पे उसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एक ही फ्राइडे की बात की जा रही है कि सिर्फ पिछले फ्राइडे उसने मुझे कॉल नहीं की, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, ठीक है। बहुत प्रीवियस बात नहीं हो रही कि अच्छा बहुत अरसे से मुझे उसने कॉल नहीं की, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई ब्रदर यूजली फोन्स मी, मेरा भाई अक्सर मुझे कॉल करता है फ्राइडे को, लेकिन उसने पिछले फ्राइडे को मुझे कॉल नहीं की, बट ही डिड नॉट फोन मी, but he did not phone me. Next is I am looking for अरहम, मैं अरहम को देख रहा हूँ। अगेन प्रेजेंट, इतने पोर्शन से ही पता चल गया कि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आई एम लुकिंग फॉर अरहम, मैं अरहम को देख रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? हैव यू सीन हिम, हैव यू, और हैव आ गया तो आपको ये परफेक्ट में है, यानी आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। हैज़, हैव, हैड के साथ तो इट्स ऑब्वियस कि थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। व्हेन आई लास्ट सो यू, जब मैंने पिछली दफ़ा आपको देखा, यू डैश ऑफ मूविंग टू अ न्यू फ्लैट, तो आप ये सोच रहे थे कि आपने नए फ्लैट में जाना है। अब ये देखें, व्हेन आई लास्ट सॉ यू, जब मैंने आपको पिछली दफ़ा देखा, इतने पोर्शन से पता चल गया कि पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और फिर आप सोच रहे थे, ठीक है, कि आप न्यू फ्लैट में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू वर थिंकिंग। रहा है, रही है, जब भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो दैट्स राइट, बट इन द एंड आई डैश टू स्टे वेयर आई वॉज। अगेन पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम फॉर्म ऑफ वर्ब भी पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मीन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज दैट नॉइस। यहाँ तक सेंटेंस जो है, आपका पोर्शन जो है वो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। इट्स मीन के रिमेनिंग पोर्शन को भी हमने फिर प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। व्हाट इज दैट नॉइस, व्हाट डैश हैपन, ये किस तरह की आवाज़ है, वहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। इट इज़ यूजली ड्राई here at this time of the year. It dash not rain much. प्रीवियस पोर्शन आपका, इसको देख लें, यहाँ साल के इस टाइम पर यहाँ जो वेदर है वो ड्राई रहता है, इट, और बारिश ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। इट डज नॉट रेन मच। येस्टरडे इवनिंग का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है, ठीक है। बहुत प्रीवियस बात, बहुत पुराना कोई इवेंट या बहुत पुरानी कोई बात डिस्कस नहीं की जा रही। येस्टरडे इवनिंग द फोन, पास्ट इंडेफिनेट का क्या मतलब है कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। द फोन रैंग 3 times while we dash dinner, और ब्रैकेट में वर्ड है हैव, while we were having, हम उस टाइम पे अपना डिनर कर रहे थे। In the next exercise of this unit, you have to identify verbals. Verbals में कौन क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, जेरेंट और इन्फिनेटिव। यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस किस वर्बल से बिलोंग करता है। तो लेट्स रीड फर्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन सिंगिंग एंड लाफिंग वॉक मी अप। अब यहाँ तक सेंटेंस देखने के बाद, और बोल्ड वर्ड्स क्या हैं, सिंगिंग एंड लाफिंग, तो
वर्ब के साथ जब भी आईएनजी लगा होता है तो इट्स मीन कि या तो वो जेरेंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, और जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ। इसको एक दफ़ा मैं ओवरव्यू शॉर्टली ओवरव्यू दे देती हूँ कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। कि जेरेंड को वर्बल नाउन कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, जेरेंड जो है वो एज अ नाउन यूज़ होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है सेंटेंस में। और एक और मेन पॉइंट इसका ये है कि जेरेंड सेंटेंस में एज अ सेकेंडरी वर्ब यूज़ होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ मेन वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन सिंगिंग एंड लाफिंग वोक मी अप। यहाँ पर सब्जेक्ट चिल्ड्रन है तो सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिंगिंग और लाफिंग है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जाता है वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हुए, इसलिए ये आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट, जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। A broken heart, third sentence, sorry, there are many ways of breaking a heart. यहाँ पर मेन आपके पास जो सब्जेक्ट है वो वेज है और ब्रेकिंग एज अ सेकेंडरी वर्ब यूज हुआ है, इसलिए ये आपके पास जेरेंड है। और सेकेंडली ऑफ के बाद यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आया, यानी यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो वो आपके पास जेरेंड होता है। A broken heart will mend over time. Past form of verb is known as past participle. Fifth sentence is happiness is having a large, loving, caring, close knit family in another city. यहाँ पर लविंग और केयरिंग ये क्लोज नेट फैमिली को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई बिलीव। बिलीव तक मेन, बिलीव जो वर्ड है वो मेन वर्ब है। दैट लाफिंग इज द बेस्ट कैलोरी बर्नर, और लाफिंग आपका सेकेंडरी वर्ब है। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए ये आपका जेरेंड है। आई डोंट वॉन्ट टू अचीव, टू अचीव अगेन आपके पास इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल रिकग्नाइज करना तो बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स को अक्सर वर्बल्स में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड्स में। तो बेटे आप लोग हमेशा ये जो मैंने आप लोगों को 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के, अगर आप याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, थर्ड लास्ट सेंटेंस इज ही एस्केप्ड अवे इन द वेटिंग कार। अब कार यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, और वेटिंग उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो फिर ये आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट इज नॉट इनफ टू सक्सीड, इन्फिनेटिव। इसको तो फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सेंटेंस इज हंटिंग डॉग्स। अब यहाँ पर नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स है, और डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड प्रोवाइड कर रहा है, उसको मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, हंटिंग। तो ये आपके पास फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज आपको सही से समझ आ गई होगी और इसके बाद आप वर्बल्स में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 7 के राइटिंग स्किल्स में एक तो पैराग्राफ राइटिंग है और उसके बाद उन्होंने एक स्टेंजा दिया हुआ है जिसकी पैराफ्रेजिंग करने को कहा हुआ है। स्टेंजा पोएम डैफोडिल से लिया गया। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वेंडर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पस, इधर से उधर घूमना। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर।
vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो सबसे पहले तो हम इसकी राइमिंग स्कीम बना लेते हैं, और राइमिंग स्कीम बनाने के लिए हमने क्या देखना होता है कि लास्ट वर्ड्स की लास्ट साउंड देखनी होती है। अगर तो वो सेम आ रही है तो हम सेम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते रहते हैं, ठीक है, और फर्स्ट अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही लास्ट साउंड लास्ट वर्ड की चेंज होती है तो हम फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, क्लाउड को हम ए लिखते हैं, हिल्स और क्लाउड टोटली डिफरेंट साउंड है, इसलिए इसको हम बी कह देंगे। अब क्राउड और क्लाउड दोनों सिमिलर वॉइसेस हैं, ठीक है, तो हम इसको ए कहते हैं। यहाँ पर देखिए डैफोडिल्स और हिल्स, इल्स, ये साउंड एंड पे आ रही है तो ये सेम साउंड आ रही है, इसलिए हम इसको बी कहेंगे। नेक्स्ट दोनों लाइंस देखिएगा, ट्रीज और ब्रीज सिमिलर साउंड है, लास्ट साउंड सिमिलर है, तो हम इसको सी से डिनोट कर देते हैं। दिस इज द वे टू डू राइमिंग स्कीम। अच्छा, अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग और फिगुरेटिव लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, सिमिली यहाँ पर यूज़ की गई है, और बेसिकली सिमिली यूज़ होती है टू अनलाइक टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे से रिलेट करने के लिए, ठीक है, यूजिंग दीज वर्ड्स एज एंड लाइक। अब यहाँ पर उस पर्सन के मूवमेंट को यूज़ किया गया क्लाउड से, ठीक है, और इसलिए ये सिमिली है। नेक्स्ट लाइन, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब यहाँ पर इमेजरी यूज़ की गई है, और कौन सी इमेजरी यूज़ की गई है? विजुअल इमेजरी, ठीक है। विजुअल इमेजरी बेसिकली क्या है? इज़ अ डिवाइस दैट uses लैंग्वेज टू क्रिएट विविड एंड पावरफुल इमेजेस इन द रीडर्स माइंड। और इस सेंटेंस में, इन दिस केस, द फ्रेज पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ क्लाउड फ्लोटिंग जेंटली ओवर अ लैंडस्केप ऑफ वैलीज एंड हिल्स, ठीक है। तो ये आपको इमेजरी किस तरीके से यूज़ की गई है और कौन सी इमेजरी यूज़ की गई है ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, इसमें यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की फिगुरेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सिंबोलिज्म यूज़ हुआ है, ठीक है। गोल्डन डैफोडिल्स, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, इस लाइन में सिंबोलिज्म, ये भी एक फिगुरेटिव लैंग्वेज है, फिगुरेटिव डिवाइस है, सॉरी, यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। अब यहाँ पर देखें, फ्लटरिंग एंड डांसिंग ये ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, और इसको किससे रिलेट किया जा रहा है? गोल्डन डैफोडिल से रिलेट किया जा रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। और इन दिस लाइन अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, सिंबोलिज्म, सिंबलाइज किया जा रहा है ना। सिंबोलिज्म को शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। सिंबोलिज्म में बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को, कलर या फिर इमेज को किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल को ब्यूटी एंड जॉय के साथ रिलेट किया जा रहा है। ओके, हेयर ऑल बुक वर्क ऑफ